बोलो लोकप्रिय जल्दी से। चलिए, नाउ द प्रॉपर्टीज जो हमें पढ़नी है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज एंड हेडिंग हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। ध्यान देना, दोनों अलग अलग पढ़ेंगे, पहले एल्केन पढ़ेंगे फिर एरीन, मतलब हेलो एल्केन फिर एरीन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, ठीक। उसमें पहला पॉइंट लिखे हैं, इट इट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कॉमा elimination reaction. It gives nucleophilic substitution reaction, elimination reaction and reaction with metals. मतलब यहाँ तीन तरह की रिएक्शन पढ़नी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़नी है, एलिमिनेशन पढ़नी है और रिएक्शन विद मेटल्स पढ़नी है, ठीक है। बट इट मेनली अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, but it mainly undergoes nucleophilic substitution reaction. सबसे ज्यादा इसकी रिएक्शन हमें पढ़नी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट इट मेनली अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में एसएन कहते हैं, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म को ब्रैकेट में लिख लेंगे आप एसएन, ठीक है। और कई लोग इसे कह देते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, यानी एक न्यूक्लियोफाइल आएगा दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बात होती है, ठीक है। तो इट मेनली अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ओके। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये बेसिकली दो टाइप का है, एक कहलाता है आपका SN1 यानी यूनिमोलिकुलर, और एक कहलाता है SN2 या फिर बाईमोलिकुलर। और SN1 और 2 पे हर बारी क्वेश्चन आ जाता है, एक नंबर का ही है और जनरल है बेटा। SN1 और 2 को पहले मैं अलग अलग बता दे रहा हूँ, और बाद में मतलब एग्जाम के हिसाब से अगर बात करें तो खाली आप कंपेयर याद कर लेना, ठीक है। और आपकी इच्छा हो तो पूरा भी लिख सकते हैं। मैंने अगर ये लिखा है कि कोई एक रिएक्शन थी, ये रहा एल्काइल हैलाइड, इस पे KOH या किसी चीज ने आके अटैक किया, और अटैक करने के बाद ये ROH और KX अलग हो गया, ये थी ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। ये कोई रिएक्शन है, और इसका अगर हमने मैकेनिज्म देखा कि ये शायद कैसे हुई होगी, तो इसके मैकेनिज्म में साइंटिस्ट ने ये सोचा शायद ऐसा हुआ कि RX जो था वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर, टेम्परेचर, चेंज इन पीएच या फिर कोलिजन, किसी वजह से ये टूट गया R पॉजिटिव X नेगेटिव में, और ये वाला स्टेप कहलाया आपका बॉन्ड फिशन, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ये बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड फिशन। तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड टूट चुका है एल्काइल कार्बोकैटाइन में या सीधा कार्बोकैटाइन और एक X नेगेटिव, और इस कार्बोकैटाइन को स्टेबलाइज होना है, इसलिए OH नेगेटिव ने आके अटैक किया, और OH नेगेटिव ने अटैक किया तो ये ROH बन गया, या इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, देखेंगे अंतर है इन दोनों में, और या OH पीछे भी आ सकता है, ठीक है। ये अभी समझ में आएगा क्या है इन दोनों का मतलब। फिलहाल ये दूसरा काम हुआ है, एक काम था फिशन और एक हो गया एक तरीके से न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये दोनों काम अलग अलग स्टेप में हो रहे हैं, एक स्टेप में बॉन्ड फिशन हुआ, एक स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, दो अलग स्टेप हो गए। डन बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हो, एक स्टेप स्लो एक फास्ट, याद आ रहा है। केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा है जो रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रिएक्शन का RDS या रेट डिटरमाइनिंग कहलाता है, एंड काइनेटिक्स इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू रिएक्टेंट ओनली, काइनेटिक्स का प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। तो अब अगर मैं पूछूं इसमें ये स्टेप यह स्लो है या ये, तो ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ एनर्जी दोगे तब टूटेंगे, यहाँ बेटा आयंस तो पहले से खाली अरेंज होके जुड़ना है, तो पहला स्टेप स्लो है। तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में ये इसका स्लो स्टेप हो गया, और अगर ये स्लो स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है। डन। और केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से स्लो स्टेप पे रेट सिर्फ और सिर्फ स्लो स्टेप में RX है, उस पर डिपेंड कर रहा है बेटा। RX को हम यहाँ दूसरा वर्ड अगर लें तो यहाँ हम कहेंगे सबस्ट्रेट, मतलब कहने का कोई और पढ़ रहे हो एग्जाम्पल और उसमें कोई एक ही चीज पे रेट डिपेंड कर रहा हो तो वो जनरली क्या कहलाएगी, सबस्ट्रेट। बेटा इसकी पावर 1 है, तो इसीलिए आप क्या कह सकते हैं, ये यूनिमोलिकुलर या फर्स्ट ऑर्डर है।
तो ये जो अब हम पढ़ रहे हैं ये SN1 पढ़ रहे हैं। ये SN1 क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि स्लो स्टेप में एक मॉलिक्यूल है, इसी नाम से तो ऑर्डर आता है, या केमिकल काइनेटिक्स में मॉलिक्यूलरिटी आती है। तो ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है क्योंकि स्लो स्टेप में एक मॉलिक्यूल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका ये है बच्चों, इसका दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे स्लो स्टेप में ये इंटरमीडिएट बना, जिस इंटरमीडिएट को आप कह सकते हो कि यहाँ का जो इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट कौन है? R पॉजिटिव, या इसको हम कहते हैं कार्बोकैटाइन। और 2-3 दिन से हो रहा है, आपको पता है कार्बोकैटाइन में 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 फिर 1, बेंजाइल एलाइल 3-2-1। तो अगर ये कार्बोकैटाइन है तो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन सबसे जल्दी बनेगा और उसकी रिएक्शन फास्ट होगी। तो आपको यहां ध्यान क्या रखना है, अगर यहाँ पे ये हेलोजन टर्शरी कार्बन से लगी है तो ये बहुत जल्दी टूट जाएगा और ये आसानी से इस मैकेनिज्म से होते हुए प्रोडक्ट बना लेगा। तो यहाँ पे टर्शरी वाले ज्यादा रिएक्टिव हैं। तो 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री 1 डिग्री। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और वो क्वेश्चन कैसे करके पूछ लेते हैं, वो कहेंगे SN1 रिएक्शन है, गिव ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग, 4 नाम दे देंगे, एक नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी, टर्शरी। तो जो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है वो जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी करेगा, फिर आइसो और फिर नॉर्मल, ये ऑर्डर आएगा। तो जिसका इंटरमीडिएट जितना स्टेबल उतना ही रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव। ये वाला पॉइंट जरा समझ लो एक बारी। अगर ये इंटरमीडिएट है और ये आपका रिएक्टेंट है तो वही लुईस कंसेप्ट या ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक बेस होगा, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी फिजिकल। वैसे ही अगर ये इंटरमीडिएट स्टेबल है तो ये रिएक्टिव, ये स्टेबल है तो ये तुरंत बनना चाहेगा, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्ट करके इसे बना देगा। और अगर ये स्टेबल है तो ये ज्यादा बनेगा, और ये ज्यादा बनेगा तो ये ज्यादा आगे अवेलेबल होकर ज्यादा प्रोडक्ट भी बना लेगा। तो क्या ध्यान रखना है, जो इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, जो इंटरमीडिएट स्टेबल होता है उसका जो रिएक्टेंट होता है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है और उससे जो प्रोडक्ट बनता है उतना ही ज्यादा बनता है। जब ये ज्यादा रिएक्ट करेगा तो ज्यादा ही तो प्रोडक्ट बनेगा। तो ये पॉइंट कॉपी के टॉप पे अलग से लिख लेना, क्योंकि ये पूरी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में बार बार लगाना है। और ये जरा ध्यान से सुन लेना और वही लिखना जो कह रहा हूं। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है, कई लोग ना रिएक्टेंट स्टेबल सोचने लगते हैं, भैया रिएक्टेंट नहीं कह रहा हूं, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल इंटरमीडिएट? बेटा इसका भी मतलब समझ लो ध्यान से, ये कंपैरेटिव स्टेबिलिटी की बात हो रही है। इंटरमीडिएट तो होते ही अनस्टेबल है, वो तो प्रोडक्ट में जाएंगी, लेकिन कंपैरेटिव कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल है, मतलब एक से ज्यादा इंटरमीडिएट बन सकते थे, तो जिसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है कंपैरेटिव में, वो इंटरमीडिएट ज्यादा बनता है। मतलब उसका कंपाउंड, जो उसका पेरेंट कंपाउंड है जो तोड़ के उसे बनाएगा, वो ज्यादा रिएक्टिव है और उस पेरेंट से उसी इंटरमीडिएट का प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। क्लियर है? तो पॉइंट क्या आ गया, स्टेबल द इंटरमीडिएट, मोर रिएक्टिव द कंपाउंड, स्टेबल द इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट स्टेबल है, मोर रिएक्टिव द कंपाउंड, उतना कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा, स्टेबल द इंटरमीडिएट, मोर रिएक्टिव द कंपाउंड एंड मोर इट्स प्रोडक्ट विल फॉर्म, उसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। मतलब वो इंटरमीडिएट जो बन सकता है बेटा, उसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ठीक है, मोर इट्स प्रोडक्ट विल फॉर्म। बच्चों इस पे एक पॉइंट और ध्यान रखना, गलत मत कर देना, अगर रिएक्टेंट स्टेबल हो गया तो इंटरमीडिएट को सोचना भी मत। अगर रिएक्टेंट स्टेबल हो गया, बेटा कॉमन सेंस लगा, अगर रिएक्टेंट स्टेबल है, ये चीज बहुत स्टेबल है, तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगी। जब ये रिएक्ट ही नहीं करेगी तो आगे इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। ये रिएक्ट ही नहीं कर रही तो ये बनेंगे कहां से, रिएक्ट ही नहीं हो रहा। तो अगर कभी रिएक्टेंट स्टेबल है तो प्रोडक्ट नहीं बनते, वो रिएक्शन स्लो चलती है या वो रिएक्शन नहीं चलती। तो ये जरा ध्यान रखना, रिएक्टेंट अगर स्टेबल देख रहे हो या इंटरमीडिएट, ये वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट अगला पॉइंट ये है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिन्हें ऑप्टिकल एक्टिविटी पता है वो अच्छी बात है, नहीं पता तो बस अभी दिमाग लगा लीजिए। ये कह रहा हूं कि ये कार्बन है, इस कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, 1 2 3 4, जो टेट्राहेड्रल में मैंने दिखाई है। ठीक है, अब ये अगर कायरल कार्बन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कायरल? डिसिमेट्रिक, मतलब ये कार्बन एक ऐसा कार्बन है जिसकी मिरर इमेज इसके ऊपर सुपरइम्पोज नहीं होती। ठीक है,
तो अगर ये कायरल कार्बन है तो ये लाइट को घुमाएगा, या तो डी फॉर्म या एल। तो अगर यहाँ क्लोरीन लगी होती है, मान लेते हैं लाइट ऐसे घूम रही थी, लेट सपोज ये डी फॉर्म घूम रही थी, तो ये जो हमारा शुरू का एल्काइल हैलाइड था, ये वाला जो हमने रिएक्टेंट लिया है, अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव है तो ये वाला शुरू में कौन सी फॉर्म में था, डी में। ठीक है, अब जरा अगला स्टेप ध्यान से देखना, नहीं तो अगले में समझ में आएगा। जैसे ये Cl हटेगा, जैसे ये Cl हटेगा तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। sp2 समझते हो, sp2 का मतलब अब इसकी शेप हो जाएगी प्लेन ट्राइएंगुलर। ठीक है, और जब प्लेन ट्राइएंगुलर शेप हो गई, प्रैक्टिकली सोचो प्लेन ट्राइएंगुलर शेप का क्या मतलब है, व्हाट इज प्लेन ट्राइएंगुलर। तो यहाँ बेसिकली दो बॉन्ड आपके ऐसे हैं, एक बॉन्ड ऐसे है, ये आपकी शेप प्लेन ट्राइएंगुलर है, 120 पे है तीनों एक ही प्लेन में। ठीक है, और अब फिर से चौथा आके अटैक कर रहा है, ये फिर से आके अटैक कर रहा है, तो ये चौथे की इच्छा है, क्योंकि ये तो प्लेन ट्राइएंगुलर है, टेट्राहेड्रल बनवाएगा वो अटैक करने के बाद, वो चाहे तो यहां से अटैक करे, चाहे तो इधर से अटैक करे, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, कहीं भी से अटैक कर सकता है क्योंकि ये एक सिंपल प्लेन है। तो अब जो चौथा अटैक करेगा वो कहीं से भी कर सकता है, और जब वो चौथा अटैक कभी इधर और कभी इधर करेगा, तो इसका मतलब जो बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा कभी इधर वाला बनेगा कभी इधर, और इसका बेसिक मतलब क्या है, डी फॉर्म भी बनेगी और एल फॉर्म भी। ठीक है, शुरू में ये माना था मैंने डी फॉर्म था, और बाद में डी भी मिलेगी और एल भी। और जब भी जैसे कॉइन का टॉस करते हैं तो बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या लेते हैं, 1000 बारी अगर कॉइन को उछाला है तो 500 टाइम्स हेड और 500 टाइम्स टेल। ऐसे यहाँ पे हम बेटा क्या मान के चलेंगे, एक जनरलाइज कर रहे हैं, तो 50% डी बनेगा और 50% एल, और जब ये दोनों ही बन रहे हैं 50-50, इसे क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, और रेसिमिक मिक्सचर का मतलब होता है लाइट नहीं घूमेगी। क्यों नहीं घूमेगी लाइट, इसका आंसर बोला जाता है एक्सटर्नल कंपनसेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन, एक लाइट को घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज, और उसी को उसी समय दूसरा मॉलिक्यूल कहता है चल भाई एंटी क्लॉकवाइज, और एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल है, इसलिए ये कहलाता है एक्सटर्नल कंपनसेशन। फिलहाल बॉटम पॉइंट पे आओ, बॉटम लाइन क्या है बेटा, बॉटम लाइन हमारी यहाँ पे ये है कि अगर SN1 रिएक्शन होगी तो 50% डी फॉर्म बनेगी, 50% एल फॉर्म बनेगी, अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो, यानी बनने वाला रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, अब वो बोलने वाले ऐसे भी बोल देते हैं 50% रिटेंशन होगा, 50% इन्वर्जन होगा। आया समझ में, 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन नहीं आया, कि ये वाला कंपाउंड शुरू में डी था, बाद में जो प्रोडक्ट बना वो 50% ऐसा है, 50% OH पीछे लगा है, ऐसा है, तो 50% तो पहले जैसा ही हो गया ना, रिटेंशन, और 50% उलट गया, इन्वर्जन। तो इसीलिए वो कह देते हैं 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन, या रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो मेनली बस तीन ही पॉइंट हमें देखने हैं। एक पॉइंट आपका है ये वाला कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है सबस्ट्रेट के प्रोपोर्शनल है, या RX यहाँ कह दिया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यूनिमोलिकुलर इसलिए है। सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3:1, कि ये 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है, 1 डिग्री कम है। क्यों, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट बना है, और इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है इसलिए। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट 50% रिटेंशन है, 50% इन्वर्जन। तीनों पॉइंट क्लियर है। ठीक है, चाहो तो लिखना है तो लिख लिए, लिख लीजिए, लिख लिए आपने, लिख लिए बेटा, डन। नहीं भी लिखे तो आप टेंशन मत लो, अभी मैं SN2 लिखूंगा और फिर मैं इससे कंपैरिजन करा के लिखाऊंगा, वो कंपैरिजन ही तुम्हें याद करना है, ये तो डिटेल है, डिटेल नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन उस कंपैरिजन से होंगे। अब मैं इसे मिटा दूं, ठीक है, और एक आध बच्चे के ना अभी गारंटेड ये डी और एल फॉर्म नहीं समझ में आई होगी, और जिसके भी नहीं आई है बेफिक्र होके बैठे बेटा, अभी एक बारी दोबारा चैप्टर के लास्ट में डी और एल फॉर्म बता दूंगा मैं, लेकिन मेन आप क्वेश्चन जब करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा डी और एल फॉर्म के क्वेश्चन पहचानने पे नहीं आते। ठीक है, अब SN2 बता रहे हैं, यही वाला काम, क्या काम था, ये RX था, ये KOH का OH नेगेटिव अटैक करने आया, या पूरा आपने KOH लिख दिया अभी व्हाटएवर, और ये हुआ
R से इधर से X अलग हो रहा है, इधर से OH आ रहा है, और इसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया है R से OH, और वो K बाद में जुड़ के K से X बना देगा। तो ओवरऑल यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला वर्ड आपको अगर समझ में आ जाए, यहाँ पे ये कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ इंटरमीडिएट नहीं है, आप क्या आइसोलेट नहीं कर पाए, कोई भी कार्बोकैटायन कार्ब एनाइन आप आइसोलेट नहीं कर पाए। साइंटिस्ट इसमें ऐसी कोई चीज बाहर नहीं निकाल पाए जो फ्रैक्शनल या पार्शियली भी स्टेबल हो। और उन्होंने एक हाइपोथेटिकल चीज बता दी, ठीक है। हाइपोथेटिकल कैसे बताई वो भी अभी दिख जाएगा आपको, हाइपोथेटिकल क्यों कह रहा हूं। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा बीच में हुआ होगा, बीच के लिए वर्ड यूज होता है ट्रांजिशन, तो ये ट्रांजिशन फेज या ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, ये दो काम होने थे बेटा। कौन से दो काम होने थे? बॉन्ड फिशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। उन्होंने कहा ये साइमल्टेनियसली चले हैं, एक तरफ से बॉन्ड टूटा है, एक तरफ से बॉन्ड जुड़ा है, ये साइमल्टेनियसली काम हुआ है, और इसलिए प्रोडक्ट ऐसा बना है। ऐसा क्यों बना है? फिर से वही वाली फोटो, 4 वैलेंसी थी, और उन्होंने कहा यहां से ये X निकल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जिस इंटेंसिटी से ये निकल रहा है ना, जैसे ये जब निकलना शुरू हुआ तो थोड़ा थोड़ा ऑर्बिटल खाली होना शुरू हुआ, वो थोड़े ऑर्बिटल्स में ही ये आना शुरू हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट होंगे। क्यों अपोजिट होंगे? ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, और जब दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है, एक हट रहा है और दूसरा आ रहा है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्शन कब मिनिमम होता है? जब 180 के एंगल पे होते हैं। तो इसलिए यहां से अगर X हट रहा है तो इसके उल्टे OH आएगा। मतलब कहने का, ये अगर D फॉर्म है तो ये वाली फॉर्म क्या होगी? L फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो सेकंड क्या है बेटा, जरा ध्यान से सोचो। सेकंड क्या कह रहे हैं? यहाँ इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। इस रिएक्शन का नाम क्या रख दिया उन्होंने? SN1 1 2। क्यों? यहां पे उन्होंने कहा जो रेट है वो दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है, RX पे भी, OH पे भी। एक्टिव स्पीशीज OH है, RX को कहते हैं ये सबस्ट्रेट, और OH को कहते हैं ये अटैकिंग रिएजेंट, यानी दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट पे भी और अटैकिंग पे। और क्योंकि इसकी पावर 1 + 1 2 है, और इसीलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहा गया, ठीक है। अब पहला पॉइंट कि मैंने ये क्यों कहा कि ये हाइपोथेटिकल है, आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी 5 हो रही है। भैया 5 कैसे हो रही है? 4 बॉन्ड कार्बन में पहले से थे, और पीछे से ये आके भी जुड़ गया, तो ये 5वां ही तो जुड़ा है। और ये तुम कह नहीं सकते हो कि 0.25 निकल गया, 0.25 जुड़ गए, ऐसा कुछ होता नहीं। पूरी पूरी वैलेंसी एक होती है, पूरे ऑर्बिटल्स एक माने जाते हैं। तो भैया ये वाली स्थिति, यहाँ पेंटावेलेंट कार्बन आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? कार्बन में डी सबशेल होती ही नहीं है, कार्बन में एक S है और 3 p ऑर्बिटल है, तो कार्बन से 4 ही बॉन्ड बन सकते, तो 5वां तो बनेगा ही नहीं। तो ये एक हाइपोथेटिकल है। और ये प्रूफ क्यों सही है? क्योंकि जब उन्होंने ये वाला किया एक्सपेरिमेंट तो 100% दूसरा प्रोडक्ट मिला। ये तो रिजल्ट देख रहे हैं ना। तो इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, एक तो इन्हें इंटरमीडिएट कुछ मिला ही नहीं, और फिर बाद में सीधा ही जो प्रोडक्ट मिला वो 100% एक ही मिला, मतलब डी फॉर्म लेके चले और सिर्फ एल मिला। और इससे ये प्रूफ होता है कि बीच में ऐसा कुछ हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये एक हाइपोथेटिकल वे है। नाउ द सेकंड थिंग, अब आ जाओ नॉलेज के बाहर क्वेश्चन क्या आएंगे उस हिसाब से। इसमें रिएक्टिविटी, यहाँ इंटरमीडिएट बेटा क्या बना था? इंटरमीडिएट क्या था यहाँ पे? कौन सा था? कोई नहीं था। यहाँ क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है। इंटरमीडिएट इज डिफरेंट, ट्रांजिशन स्टेट इज डिफरेंट। इंटरमीडिएट की कुछ स्टेबिलिटी होती है, ट्रांजिशन स्टेट मतलब वो हाइपोथेटिकल है, कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटा, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? 1 2 और 3? 1 डिग्री, 2 ठीक है, डिग्री, 3। ठीक है, कॉमन सेंस है ये भी। 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है। भाई क्यों 1 डिग्री रिएक्टिव है? रीजन भी तो चाहिए क्यों 1 डिग्री रिएक्टिव है। तो बोले इंटरमीडिएट बना नहीं इसलिए 1 डिग्री। ये कुछ मजा नहीं आया। नहीं, थोड़ा और क्लियर करो, बहुत इजी है, लेकिन ध्यान से देखोगे तभी बता पाओगे। आप बोलो इंटरमीडिएट तो बना ही नहीं, तो स्टेबिलिटी किसकी देगी? इंटरमीडिएट है ही नहीं बेटा, जो चीज है नहीं उसकी स्टेबिलिटी कहां से ला रहे हो?
अरे हद हो गई, बोले इंटरमीडिएट बना था। अब बाई चांस इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन होता, बाई चांस, तो भी तो 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता। 1 डिग्री कार्ब एनाइन में उल्टा होता ना कार्ब कैटाइन से, तो हम कह रहे हैं शायद इसमें कार्ब एनाइन होता, तो 1 डिग्री अगर ज्यादा रिएक्टिव है। बहुत सिंपल सा आंसर था बेटा। सिंपल आंसर क्या है कि यहाँ पे ये एक कार्बन है जिससे 4 वैलेंसी है, एक और को अटैक करने आना है जिस समय इसे निकलना है। तो ये वाला जितना कार्बन एक्सपोज्ड होगा, हल्का होगा, उतनी जल्दी अटैक होगा। अगर यहाँ मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल लगे हैं, बल्कि ग्रुप लगे हैं, तो अटैक हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि वो लाइटर है, उसका कार्बन एक्सपोज्ड है। अब 1 डिग्री में भी प्रैक्टिकली सोचो, 3 एग्जाम्पल दे दिए उसने। ये दे दिया, एक है मिथाइल क्लोराइड, एक है इथाइल क्लोराइड, आई होप सो पता है आपको, ये भी 1 डिग्री है, और एक है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, ये भी 1 डिग्री है। तीनों ही 1 डिग्री है। इंटरमीडिएट तो देखना ही, मिथाइल क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों ज्यादा रिएक्टिव होगा? ये हल्का है। जितना हल्का होगा उसके चारों ओर, जैसे जनरल भाषा में वंडरवॉल स्पेस कहते हैं, वो ज्यादा मिलेगा, और वंडरवॉल स्पेस ज्यादा मिलेगा तो अटैक जल्दी होगा। इज इट क्लियर? तो इसलिए यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 डिग्री। बोलो बेटा क्लियर है? ये 3 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, जिससे कि हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हम उनको देख लेते हैं। ठीक है बेटा, ये है हमारा, दैट इज, एक है SN1, एक है SN2। ठीक है, जो पहला पॉइंट मैं कह रहा हूं वो होता नहीं है बुक्स में, मतलब वो पॉइंट ही नहीं होता, लेकिन हमारे को याद करने में ना जरा जल्दी इजी होता है, तो इसलिए जो मैं पहला पॉइंट लिखूं वो आप एग्जाम में कभी नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ याद कराने या रटाने के लिए है, अदरवाइज वो पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक ऐसे बना रखा है अपना कि SN1 जो है 2 स्टेप्स में होती है, और SN2 जो है वो 1 स्टेप में, डायगोनल वर्ड। याद आ गया आपको भाई? बाकी फोटो तो दिमाग में चलाते रहो ना। SN1 में क्या किया था? एक स्टेप में वो टूटा था और दूसरे स्टेप में दोनों आके अटैक हुए, और SN2 में क्या हुआ था? एक ही स्टेप में दोनों जा रहे थे। याद आ रहा है? तो ये पॉइंट लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि हमने जो रिएक्शन पढ़ी है उसमें ऐसा है, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत जगह SN रिएक्शन होती हैं और कई कई स्टेप हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं हमेशा 2 और 1 ही होंगे। क्लियर? वो बात सही है कि यहाँ चांस की बात थी, 2 थे, एक स्टेप स्लो था। ठीक है, ये थी। अब इसके बाद हमने यहाँ का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, और यहाँ का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग रिएजेंट। अगर आपको पता हो, ये वाला 1 वर्ड इसकी वजह से, ये वाला 2 वर्ड 1 + 1 2 की वजह से। ठीक है, बाइमोलिकुलर अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट। ठीक, थर्ड पॉइंट, यहां इंटरमीडिएट था कार्बोकैटाइन। ठीक है, और यहां ट्रांजिशन स्टेट थी। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं नो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट, वो आपके दिमाग में क्लियर है व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, यहां पे आपने कहा 50% D 50% L, यानी रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। और बच्चों यहां आपने कहा 100% सिंगल स्टीरियो आइसोमर, सिंगल स्टीरियो आइसोमर, या अगर कोई टीचर कहता है तो मान लेंगे उसकी बात, इन्वर्जन, 100% इन्वर्जन मान लेंगे। ठीक है, तो 100% सिंगल स्टीरियो आइसोमर इज बेटर आंसर कंपटीशन में। और अगर कोई कहता है 12th स्टैंडर्ड तक 100% इन्वर्जन कहना मान लेते हैं आजकल, तेरी भी रख लेते हैं। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर? अब रह गया रिएक्टिविटी ऑर्डर का पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट ये 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है 2 डिग्री से, फिर 1 डिग्री से। ठीक है, ज्यादा, और यहाँ 1 डिग्री या लाइटर वाला ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ठीक, क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी थी 3 डिग्री, और यहाँ इंटरमीडिएट नहीं था, ट्रांजिशन स्टेट था, गचपिच थी, तो यहाँ 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है लाइटर में। कोई डाउट? अब देखो, इसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए अगर हम ये वाली टेक्निक लगाएं तो। बच्चों अगर हम ये अपने दिमाग में रखें, एक 2 स्टेप में चलता है, एक 1 स्टेप में। ठीक है, ठीक,
जिसमें 2 स्टेप है उसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें 1 स्टेप में 1 बनेगा। मतलब समझ में आया? जिसमें 2 स्टेप में 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 1 स्टेप में 1 प्रोडक्ट, मतलब 50-50, 100%। ठीक है, तो जिसमें ज्यादा स्टेप है ज्यादा प्रोडक्ट है, जिसमें कम स्टेप है कम प्रोडक्ट। ठीक। दूसरा पॉइंट, जिसमें ज्यादा स्टेप है उसमें बड़ा रिएक्टिव, जिसमें कम स्टेप है उसमें छोटा रिएक्टिव। क्लियर? फिर से देखो क्या लिखा है, 3 2 1 1 2 3। जिसके स्टेप ज्यादा है, मतलब 2 या 3 स्टेप जो भी कहना चाहते हैं, ज्यादा स्टेप बड़ा रिएक्टिव, एक ही स्टेप है छोटा रिएक्टिव। इज इट क्लियर? तो एक डायरेक्ट दिमाग में आ जाएगा किसमें प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव है और किसमें टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव है। और अगर प्राइमरी भी दिए हो 2-3, तो जो जितना हल्का है वो रिएक्टिव। इज इट क्लियर? अब एक वैसे एग्जाम्पल सोच के देखो, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और ये ग्राफ है जो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, ये बेसिकली ग्राफ ही है। ठीक है, ये ग्राफ ही है। तो ये जो ग्राफ होते हैं आपको मालूम होगा एक्टिवेशन एनर्जी के होते हैं, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ फिर दूसरा स्टेप। ठीक है, तो लेकिन हम सरल कर रहे हैं, यहां से यहां तक जाना है। ठीक है, 2 लोगों को दौड़ा दिया गया, डन। मान लेते हैं कोई एक जो है बहुत ही पतला दुबला, ठीक है, ठीक है, दूसरा मेरे कैटेगरी का है, ठीक है, बढ़िया है, खाते पीते घर का है, हैवी है। ठीक है, अब अगर इन दोनों को दौड़ा दें तो किस प्राणी से तुम उम्मीद करते हो बीच में रुकेगा फिर आगे चलेगा? प्रैक्टिकली, ठीक है, ज्यादा भाव लेना है, एक प्रैक्टिकली। तो जो हैवी वेट पर्सन है वो थोड़े टाइम बाद थकेगा, सांस फूलेगी, कुछ खाएगा पिएगा, वो इसे भी समझाएगा यार रुकते कुछ खाते पीते क्यों जा रहे थे। और ये जो हल्का फुल्का है ये रुकना चाहे तो भी नहीं रुक पाएगा, अगर हवा इस डायरेक्शन की है ये पहुंच जाएगा अपने आप ही। तो जितने हल्के होते हैं, जितने हल्के होते हैं वो एक ही स्टेप में निकल लेते हैं। इज इट क्लियर? और जो भारी होते हैं वो रुकते हैं, इंटरमीडिएट, आराम से रेस्ट लेते हैं, इंटरवल लेते हैं, और उसके बाद अगले स्टेप के लिए बढ़ते हैं। तो याद रखने के लिए आप ये कहानी या ये चीज ध्यान रखें, ये क्वेश्चन है। अब इन दोनों में एक कॉमन भी है। एक कॉमन पॉइंट क्या है बच्चों? ये कॉमन पॉइंट है इन दोनों में कि आर आई, आर बी आर, आर सी एल, आर एफ। मतलब अगर वो कहे हेलोजन हटानी है तो कौन सी हेलोजन जल्दी हटेगी? तो चाहे वो SN1 का क्वेश्चन हो चाहे वो SN2 का क्वेश्चन हो, आयोडीन इज ऑलवेज बेटर लीविंग ग्रुप। आयोडीन पहले निकलेगी, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर। तो कई बच्चे कंफ्यूज या ये कहते हैं एग्जाम में गलती हो जाती है उनसे, वो क्वेश्चन क्या देता है कि सपोज इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, कहते हैं पहले बताओ SN1 में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, फिर कहते हैं SN2 में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर दोनों ही इथाइल हैं और एक में क्लोरीन है एक में ब्रोमीन है, तो चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? क्लियर है? तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, फिर से बोलो बेटा, फिर से सोचो, सोचो थोड़ा दिमाग, कैसी बातें करते हो अब, थोड़ा सा सोचो क्या कह रहे हो। फ्लोरीन F2 जब वो न्यूट्रल था तब रिएक्टिव था, अब F2 ने कंपाउंड बना लिया क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, तो ये वाला कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल बना। अब अगर ये स्टेबल, अब थोड़ी रिएक्टिव है, अब तो ये स्टेबल हो चुका है ना। अगर ये अकेला एटम कहीं पड़ा होता F सबसे जल्दी रिएक्ट करता, तो F की रिएक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन जब वो अकेले आ जाए तब, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनिक। अब तो ये कंपाउंड बन चुका है, ये स्टेबल है, ये क्यों रिएक्ट करेगा? बॉन्ड टूटेगा ही, ये वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा। बच्चों जल्दी बताओ किसी को दिक्कत है इसमें? SN1 SN2 इन दोनों में किसी को दिक्कत है? नहीं है। ऑनलाइन वाले जो भी बैठे हैं सर एक बार सर ऑप्टिकल एक्टिविटी फिर से बता दीजिए सर। ऑप्टिकल एक्टिविटी में सिर्फ इतना याद रखना है अभी आपने कि अगर कायरल कार्बन है मतलब ऑप्टिकल आइसोमर हो सकती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो जो SN1 रिएक्शन है वो SN1 रिएक्शन में शुरू में डी फॉर्म अगर लेके चले हो तो बाद में डी फॉर्म भी मिलेगी और एल फॉर्म भी मिलेगी। ऑब्वियसली एक थ्योरी, एक मतलब एक जनरल मान लिया 50-50 दोनों मिलेंगे। लेकिन अगर आपने SN2 रिएक्शन कराई है तो आपको एक ही फॉर्म मिलेगी, चाहे वो डी हो चाहे वो एल हो, एक मिलेगी दूसरी नहीं मिलेगी। हाँ फिर से बोलो। नहीं यार ये अपोजिट वर्ड नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली क्या है ना,
जब आप आगे थोड़ा पढ़ोगे ऑर्गेनिक में तो आपको समझ में आएगा। शुरू का कंपाउंड था क्लोरो, मतलब क्लोरीन था, बाद के कंपाउंड में OH आया है। समझ में आ रहा है? तो वो शुरू का ही कंपाउंड की क्या मिरर इमेज है? नहीं ना, वो तो एलिमेंट ही चेंज हो गया ना, Cl हटके OH आया है। अब क्या पता उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी या पावर कैसी है। हाँ, अगर ये कह रहे हो तुम कि बाद में जो OH आया उसको फिर वहीं से हटा के वहीं Cl लगा दें तो वो पहले का मिरर इमेज हो गया, तो उल्टा ही है। लेकिन ये जो D है इससे बनने वाला क्या जरूरी L होगा ना, वो D भी हो सकता है L भी, वो तो उस OH की पावर पे डिपेंड करेगा ना कि वो OH किस पावर का है। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा बार बार कह रहा हूँ सिंगल स्टीरियो है। कोई डाउट? चलिए अगला पॉइंट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है SN वर्सेस E। SN वर्सेस E का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे आपने यहाँ पे एक हेडिंग भी लिखी है, आप ध्यान से देखो, आपने लिखा है कि एल्काइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल। तो ये एक बहुत भारी नाटक है, ये सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके 2-3 क्वेश्चन हैं, बहुत बेसिक लेवल के हैं। देखो बेटा क्या है बच्चों, जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जैसे ये बोलो, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहने का मतलब यहां से ये X हटेगा और कोई दूसरा आके जुड़ जाएगा, Y और व्हाटएवर। एंड व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन? यहां से X हटेगा, पड़ोस से H भी हटेगा, और ये दोनों हटने की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक ये निपटेगा, एक ये निपटेगा, और पड़ोस दोनों के हटने की वजह से क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो क्या चीज चल रही है? सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। फिर से समझने की कोशिश करना, शायद क्लियर हो जाए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इसमें खाली। कंसेप्चुअल क्या है कि ये है CH3CH2OH, चलो Cl, ये है इथाइल क्लोराइड। उन्होंने कहा इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराइए KOH से। तो बेटा KOH से रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा? तो एक कॉमन सेंस दिमाग में जो आता है कि शायद CH3CH2OH बनना चाहिए, यानी इथाइल अल्कोहल बनना चाहिए। देखा वहां इथीन बन रही है। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट ने ये देखा एक ही रिएक्शन में, मतलब इन्हीं दो को रिएक्ट कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। फिर कंडीशंस की स्टडी की गई कि कब ये बन रहा है और कब ये, और तब एक हेडिंग जनरेट हो गई कि जहां जहां सब्स्टिट्यूशन होता है वहां पैरेलली क्या हो सकता है? एलिमिनेशन। अब कब सब्स्टिट्यूशन होगा, कब एलिमिनेशन, उसे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का बेसिक मतलब यही है कि कभी सब्स्टिट्यूशन और कभी एलिमिनेशन। ठीक बच्चों, ध्यान से देखो, इसमें कितने बॉन्ड टूटने? एक। इसमें कितने टूटने? 2। तो ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी। तो जब टेम्परेचर हाई है एलिमिनेशन, टेम्परेचर लो है सब्स्टिट्यूशन। आया समझ में? जैसे जो अटैक करने आया है, मैं इसमें कह रहा हूं इथाइल क्लोराइड है और KOH ही है, अभी मैं और कुछ कह ही नहीं रहा हूं, इथाइल क्लोराइड और KOH है। एक बार दे रखा है उन्होंने सपोज 250 डिग्री, और एक बार दे रखा है 100 डिग्री। अगर वो अलग अलग टेम्परेचर दे रहे हैं तो वो यही पूछना चाहते हैं, लो टेम्परेचर में ये क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन, और जैसे हाई टेम्परेचर होगा ये क्या कर लेगा? एलिमिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन यहाँ है, लो टेम्परेचर में सब्स्टिट्यूशन और हाई टेम्परेचर में एलिमिनेशन। याद रहेगा, ये याद कर लेना, क्योंकि ये अल्कोहल चैप्टर में भी 2-3 रिएक्शन है ऐसी कि 11th में भी जो शायद आपने पढ़ी और ध्यान हो कि अल्कोहल को अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 से करते हैं तो 160 से 170 पे एल्कीन बनती थी, 140 पे ईथर। तो 140 पे सब्स्टिट्यूशन हुआ था, 160 से 70 पे एल्कीन बनी, तो एलिमिनेशन। टेम्परेचर क्लियर है, एक फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर, ये एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल हटाएगा। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो इस पे अटैक करेगा, वो खुद जुड़ेगा, इसे हटाएगा। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो एक ही काम करता है, क्या करता है? खाली सब्स्टिट्यूशन, मतलब वो इधर से आता है, इसे हटा के खुद जुड़ जाता है, वीक न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब इसका जो काउंटर पार्ट है वो भी मौजूद होगा, और वो इसको भी हटा देगा और इसे भी हटा देगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब जैसे KOH है,
KOH के साथ अगर आपने वाटर लिया है, ठीक है, तो ये कहलाता है एक्वस KOH। KOH इन प्रेजेंस ऑफ वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन KOH के साथ अगर आप अल्कोहल ले लेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। बेटा वाटर और अल्कोहल में वाटर स्लाइटली एसिडिक होता है अल्कोहल से, यानी अल्कोहल आर मोर बेसिक, यानी ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कहलाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया तो अब इलिमिनेशन होगा, और इलिमिनेशन होके क्या बन जाएगी? एल्कीन। इज इट क्लियर? तो दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा तो हमें एल्कीन बनानी पड़ेगी, और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन। ये हमारे कोर्स में है, ये वाला पॉइंट कोर्स में है। क्या कोर्स में है? कि इथाइल क्लोराइड की एक्वस KOH से रिएक्शन करो और अल्कोहलिक KOH से। और एग्जामिनर बड़ा चालू है, वो लिखता नहीं है अल्कोहलिक KOH या ऐसे, वो कहता है खुद पहचान। वो ऐसे करके दे देंगे C2H5OH। वो ये शो भी नहीं करना चाहते कि हमने अलग अलग लिया है, C2H5Cl सॉरी KOH, और इसके साथ वो एरो के ऊपर लिख देते हैं C2H5OH, और फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए कहते हैं। तो ये समझ लेना है कि ये अल्कोहल है और ये KOH है, तो अल्कोहलिक KOH हो गया, और अल्कोहलिक KOH से अब एल्कीन बनानी। तो जब भी अल्कोहलिक KOH होगा तो एल्कीन बनेगा। अगला पॉइंट ये है कि अगर आपका कार्बोकैटाइन 3 डिग्री बन गया, यानी यहां पे कार्बोकैटाइन बन गया, तो गारंटेड वो पड़ोसी का H हटा के मानेगा और एल्कीन बनेगी। यानी अगर ये वाला एल्काइल ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो सबस्ट्रेट का, ये भी याद रखना अटैक करने वाले का नहीं, ये सबस्ट्रेट है जिसमें हमें एक हटा के दूसरा जोड़ना है, वो सबस्ट्रेट है। अगर सबस्ट्रेट का एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री है तो यहां तक कि लो टेम्परेचर पे भी क्या हो जाता है? इलिमिनेशन। समझ में आया? तो साइंटिस्ट को क्या प्रॉब्लम आई? पहले तो उन्होंने कहा भैया लो टेम्परेचर पे क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। जब रिएक्शन कराई तो कई बार देखा लो टेम्परेचर पे इलिमिनेशन भी हो रहा है, ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे तो कहा सब्स्टिट्यूशन होना था और लो पे इलिमिनेशन हो गया। फिर पढ़ाई की, ये पता चला एल्काइल अगर टर्शरी हो, मतलब ये क्वेश्चन है, और उन्होंने अब हमसे कह दिया KOH से अटैक करो, एक्वस KOH से ही करो, मतलब ये वाला रिएजेंट ले लिया, टेम्परेचर हाई ले लिया। चाहे वीक रिएजेंट हो और टेम्परेचर भी लो हो, तो अगर ये टर्शरी है, ये टर्शरी क्या कर देता है? इलिमिनेशन। तो टर्शरी की मैक्सिमम टेंडेंसी काहे की होती है? इलिमिनेशन, क्योंकि वो कार्बोकैटाइन इजीली बन जाता है, और कार्बोकैटाइन बन जाता है पड़ोस से H भी हट जाता है, तो एल्कीन बनती है। और अगर 1 डिग्री होगा तो मोस्ट पॉसिबल या प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है। मतलब क्या ध्यान रखना है? जब भी रिएक्शन होगी बेटा दोनों काम होंगे, जब भी रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन भी होगा, एलिमिनेशन भी, दोनों काम होंगे। लेकिन कोई एक डोमिनेंट फैक्टर होता है जहां हम कहते हैं कि मेजर प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर आपको मेनली याद करने हैं। कौन कौन से 3 फैक्टर याद रखने? एक टेम्परेचर का, एक न्यूक्लियोफाइल का, और एक कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का। एक वैसे पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट का भी फैक्टर होता है कि अगर हमने पोलर सॉल्वेंट लिया है तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन होता है, और नॉन पोलर में शायद एलिमिनेशन। लेकिन अभी आपको सॉल्वोलिसिस को कम समझना है, ये कंपटीशन के बैच में हम करेंगे या देखते हैं। सॉल्वोलिसिस का नाम से भी एक टर्म है कि सॉल्वेंट एनर्जी लगा रहा है बॉन्ड ब्रेक कराने के लिए, सॉल्वोलिसिस। 12th स्टैंडर्ड में कोई मतलब नहीं। हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन इन 3 पॉइंट से सॉल्व हो जाते हैं, और ये तीनों पॉइंट हमें पढ़ने, मतलब हम जब अभी रिएक्शन पढ़ाएंगे ये तीनों पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो ये हेडिंग भी हमारी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। तो क्या याद रखना है? एट लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन, एट हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन, ये आएगा। वीक न्यूक्लियोफाइल यानी KOH प्लस वाटर सब्स्टिट्यूशन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल KOH प्लस अल्कोहल एलिमिनेशन, ठीक है। अभी आगे हम जब अभी विलियमसन रिएक्शन ये पढ़ेंगे उनमें दोनों दिखाएंगे आपको यही वाला पॉइंट। और 1 डिग्री अगर आ गया तो मोस्ट पॉसिबिलिटी चांसेस हैं सब्स्टिट्यूशन के, और 3 डिग्री आ जाए तो जहां जहां 3 डिग्री सबस्ट्रेट में 90% चांसेस होते हैं एलिमिनेशन के, होता सब्स्टिट्यूशन 10%। बोलो क्लियर है? बोलो कैसे बोलो। नहीं बेटा ये तो रिजल्टेंट देखा जाएगा ना, तीनों का इफेक्ट देखा जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए अगर 1 डिग्री है
तो सब्स्टिट्यूशन के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर 1 डिग्री में तुमने टेम्परेचर हाई कर दिया तो एलिमिनेशन। ये मान के चलो सब्स्टिट्यूशन एक जनरल रास्ता है, एक जनरल बिहेवियर है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी में एलिमिनेशन है। तो होना सब्स्टिट्यूशन चाहिए, एक भी उसने कुछ और चीज कह दी, कह देना अब सब्स्टिट्यूशन ना होगा, अब एलिमिनेशन। इज इट क्लियर? तो एक जनरल, जैसे आप रिएक्शन पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा यहाँ सब्स्टिट्यूशन है, जब पीछे आंसर देखो वो देखो एल्कीन है, फिर आपको लगे एलिमिनेशन है। फिर जब लौट के रिएक्शन पे आओगे तो एरो पे दिखेगा कुछ और लिखा हुआ है। तो याद रखना जो जनरलाइज फॉर्म है वो सब्स्टिट्यूशन ही है, और जैसे ही उसमें कोई चेंजेस दिखे तो वो एलिमिनेशन हो। पूछो बेटा क्या पूछ रहे हो? सर अगर सर 1 डिग्री है और सर हमने अल्कोहलिक क्यूएच के साथ ये करा दिया तो सर सब्स्टिट्यूशन थोड़ी होगा सर? 1 डिग्री में भी एल्कीन बनेगी। 1 डिग्री में भी अगर क्यूएच अल्कोहलिक ले लिया तो एल्कीन बनेगी बेटा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर आ गया तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेशन करेगा, ठीक है? तो आप ये मत लेके चलो, मतलब वैसे तो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट है, लेकिन अभी जो मैंने बात बोली इनसे वही आपने पूछा है दोबारा कि अगर 1 डिग्री है तो क्या एल्कीन कभी बनेगी? बिल्कुल बनेगी एल्कीन। एलिमिनेशन 1 डिग्री में होगा, बशर्ते न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब तुम कहोगे हमने टेम्परेचर बहुत ही कम रखा है और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग रखा है, तो वो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट है। लेकिन जहां जहां एलिमिनेशन की संभावनाएं होती हैं तो हम पहले एलिमिनेशन करा देते हैं जहां संभावना है, ठीक है? आई होप सो इतना काफी है आज के लिए। कल से हम रिएक्शन हैव ए नाइस डे। सर हाँ बोलो। सर हम ये कहना चाहेंगे कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? बेटा हमने बेसिक जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैं आपको चलो लिख के भेज दूंगा। वीक न्यूक्लियोफाइल, मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग, 3 कैटेगरी होती हैं, वेरी वीक, मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग। आपको बता दूंगा, वैसे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देख लो इन जनरल, ठीक है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? लोन पे डोनेट करने वाले, जो आसानी से डोनेट कर दें, जल्दी डोनेट कर दें, वो स्ट्रॉन्ग है। जो मुश्किल से लोन पे डोनेट करेंगे